नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में। आज का जो हमारा प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश में उपलब्ध प्रमुख भौतिक संसाधनों को बताएं एवं इन संसाधनों के कुशलता पूर्वक दोहन के समक्ष विद्यमान जो चुनौतियां हैं उसको स्पष्ट करें। 12 अंक का प्रश्न है। और देखिए 12 अंक के प्रश्न में क्या होता है कि जनरली वो 2 डायमेंशंस में प्रश्न पूछता ही पूछता है। मतलब वहाँ 2 पार्ट में तो आपका प्रश्न डिवाइड होगा ही होगा और कभी कभी वो 3 पार्ट में भी डिवाइड करता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे या कोई भी पेपर दीजिए, चाहे प्रीलिम्स दीजिए चाहे मेंस दीजिए, तो पहली शर्त ही होती है प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के क्रम में आगे आइए, देखते हैं। ये थोड़ा सा प्रचार वाली चीज़ें हैं। आप लोगों को लगता होगा कि सर रोज़ रोज़ हमारा 30 सेकंड 1 मिनट बेकार कर देते हैं। देखिए ठीक है, थोड़ा सा संस्थान का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो देखिए ये क्या है कि मंडे टू फ्राइडे जो है प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से जो हमारी ये सीरीज है वो चली रही है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे। जो नए व्यूवर्स हमारे, तो वो डेली 9 बजे सुबह और शाम को 4 बजे यहाँ उपस्थित रहें। यहाँ न केवल उनको एक मॉडल आंसर मिलेगा, बाकी प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे है, बेसिकली हमारा टारगेट ही इस सीरीज के माध्यम से कि हम उन बच्चों को टारगेट करें जो अभी फ्रेशर्स हैं, जो अब मेंस आंसर राइटिंग किए नहीं हैं। तो उनके लिए ही ये बैच है कि वो यहाँ न केवल एक क्वेश्चन को करें बल्कि इसके माध्यम से जाने कि कैसे प्रश्न को तोड़ा जाता है, कैसे प्रश्न के प्रत्येक पार्ट को कवर करते हुए भूमिका निष्कर्ष से सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और वीकली जो हमारा करंट अफेयर्स है वो तो आ ही रहा है प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे। तो आप इससे भी जुड़िए, ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। आइए प्रश्न एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों को बताएं एवं इन संसाधनों के कुशलता पूर्वक दोहन के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को जो है वो स्पष्ट करना। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में विद्यमान भौतिक संसाधनों को उल्लेख करना है। और भौतिक संसाधनों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि प्राकृतिक दुनिया में पाई जाने वाली वे सभी सामग्री जिन्हें मनुष्य उपयोग में लाता है भौतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, वायु, जल, खनिज, वनस्पति, वन्य जीव, सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोलियम आदि। ये सब क्या है? तो ये सब जो है वो भौतिक संसाधन हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जो भी लिविंग प्राणी हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का प्रश्न है तो इसे निम्न माध्यमों से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऊर्जा की बात करिए कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र, जो सोनभद्र का जो सिंगरौली क्षेत्र है वहाँ से होती है। और 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के कुल भंडार जो है वो 1061 मिलियन टन जो है वो आकलित किए गए हैं। देखिए आप सभी जानते होंगे कि जो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोयला, और कोयले की जो प्राप्ति होती है वो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र वाला क्षेत्र है जहाँ जो सिंगरौली है वहाँ से होती है। और देखिए आप इतना लिख करके आएंगे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक आंकड़ा दे दें कि 1061 मिलियन टन की वहाँ उपलब्धता है तो ये आपके दावे की और ज़्यादा पुष्टि करेगा। तो थोड़ा बहुत जो है वो अपने जो आपने पीटी में फैक्ट पढ़ा है तो उसका स्मार्ट प्रयोग आपको अपने मुख्य परीक्षा में करना है। बहुत सी जगह आप कोचिंग में जाएंगे या टीचर्स कह देते हैं कि देखिए फैक्ट का प्रयोग तो प्रीलिम्स में होता है। सही है कि फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं प्रीलिम्स में ज़्यादा होती हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में भी अगर आप कोई दावा कर रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उसके पीछे प्रमाण कौन स्पष्ट करेगा? तो यही जो फैक्ट है, जो तर्क है, जो तथ्य हैं, तो इनका देना तो बहुत ज़रूरी है। और विश्वास करिएगा कि जब आप इन सब चीज़ों को दीजिएगा तभी आप बेहतर अंक पाएंगे। अगर उत्तर को जो है वो कहानी की तरह लिख के आ गए तब तो समस्या है, क्योंकि कहानी लिखने से आपको अंक नहीं मिलेगा।
जनरली होता क्या है कि बच्चा पीटी पास करता है तो उसको प्रश्न की समझ भी होती है और वो प्रश्न कमोबेश लिख के भी आता है, लेकिन वो अपने दावे की पुष्टि के लिए इस तरीके का प्रयास नहीं कर रहा होता है। और वो प्रयास इसलिए नहीं कर रहा होता कि जनरली बच्चे पीटी के बाद तो मेंस की तैयारी करते हैं। ये अपने आप में ही ब्लंडर है, क्योंकि मेंस की तैयारी पीटी के पहले के चरण है। मतलब आपका जब पीटी हो उसके 3-2.5 महीना पहले ही आप पूरा मेंस एक बार पढ़ लीजिए कायदे से, तब जो है फिर आप पीटी करिए, पीटी पास करिए, तो आपके मेंस में पास होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अब 2-4% जो अपवाद होते हैं हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं कि वो तो भाई गॉड गिफ्टेड होते हैं कि वो कुछ भी लिख के आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, वो डजेंट मैटर, लेकिन तरीका यही होता है। तो इसी तरीके से आपको अपने दावे के पीछे के लिए प्रमाण देना है। तो ऊर्जा क्षेत्र में मैंने बताया। फिर इसी तरह अगर गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा के लिए भी जो है उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 22.83 गीगावाट की सौर क्षमता है, जबकि 4727 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वो स्थापित भी की है। मतलब इतना तो केवल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में है। और हालांकि अभी हम लोग जो इस क्लीन एनर्जी की दिशा में अभी जो हमारा प्रयास है वो थोड़ा सा कम है। अभी हम कायदे से 4727 मेगावाट तक ही पहुंच पाए हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं है, ये पूरे देश दुनिया की सीमा है। क्योंकि हम लोग बाद में इस तरफ जो है वो मूव भी किए हैं, क्योंकि जब तक डीजल, पेट्रोलियम या कोयले पे आधारित चीज़ें थी वो सहज उपलब्ध थे, उससे ऊर्जा बनाना आसान था, तो हम लोग उसी के तहत बढ़े और उसमें उत्तर प्रदेश भी बढ़ा। तो उत्तर प्रदेश की कोई गलती नहीं है। और जब सभी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश भी प्रयास कर रहा है, और वो आप यहाँ दिखा रहे हैं। फिर जो अगला मानव संसाधन है, मतलब तो उसके तहत आप खनिज संसाधन को बताइए, जो सारी भौतिक संसाधन है। तो खनिज संसाधन में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई प्रकार की खनिज संपदाएं जो हैं वो दबी हुई हैं, जिसमें चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, साफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सिंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइट्स, डायस्पोर, सिलिमेनाइट, हीरा, एंगुलसाइट आदि, ये सब जो भौतिक जो खनिज संसाधन हैं, आप इसको कहाँ देखेंगे? तो वही जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, जो सोनभद्र वाले जो क्षेत्र हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र हुआ, तो वहाँ ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इनका भी उल्लेख करें खनिज संसाधन के तहत। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि अभी परीक्षा जो है वो पीटी का संपन्न हुआ, रिजल्ट भी आ गया, और मुख्य परीक्षा चूंकि 29 जून से प्रस्तावित है। तो अभी देखिए हमारे संस्थान में पूरा 2 बैच चल रहे हैं। एक तो हमारा अब की बार मेंस पार बैच है, और दूसरा जो है हमारा शून्य से शिखर बैच है। ये बैच उन बच्चों के लिए है कि जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम जो है बहुत त्वरित गति से प्रश्न आपको करवाएंगे, प्रत्येक पेपर से प्रश्न देंगे, साथ ही साथ उसका प्रॉपर वे में मार्किंग करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जो कमी रहेगी वो बताएंगे और मॉडल आंसर देंगे। और ये जो हमारा शून्य से शिखर बैच है, ये बैच उन बच्चों के लिए है कि जो इस बार किसी भी कारण से, चाहे वो आयोग की गलती की वजह से या उनकी अपनी कुछ समस्याएं रही हों, इस वजह से कहीं से कुछ गड़बड़ हुआ है, तो अभी समय है मुख्य परीक्षा को पढ़ने का। खूब कस के मुख्य परीक्षा पढ़िए इस बैच में, क्योंकि यहाँ हमारा ये प्रयास है कि 15 अगस्त के पहले पहले आपके प्रत्येक पेपर से, प्रत्येक टॉपिक से जो भी संभावित प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्न है, पीवाईक्यू प्लस संभावित प्रश्न, दोनों को जो है वो कवर कर देंगे। और जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, चाहे ये वाले बच्चे हमारे हों चाहे ये वाले, तो उनके पास करीब 500 प्लस प्रश्नों का ऐसा संग्रह रहेगा कि केवल अगर वो वही तैयार करके चले जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। मतलब वो मेंस पार कर जाएंगे।
तो ये दोनों बैच से जुड़िए, फीस बेहद कम है। और ये जो है अभी ऑफर स्टूडेंट जो है 50 स्टूडेंटों के लिए है, जो पहले हैं आएंगे उनके लिए ही केवल फीस है। उसके बाद जो इसकी एक्चुअल फीस है वो 9,999 रुपये वो हो जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। यहाँ देखिए आप इसी तरीके से आप प्रश्न आपको अपने भेजेंगे, हम प्रश्न देंगे आपको, ऐसे ही उत्तर को भेजना है लिख करके। हम इसका प्रॉपर वे में मार्किंग करेंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और फिर जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो फिर मॉडल आंसर भी इसी तरीके से देंगे। तो आप लोग इस बैच से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। फिर अगला जो भौतिक संसाधन है, तो इसमें जो है देखिए, पहले तो आपने ऊर्जा के बारे में बात किया, फिर जो खनिज संसाधन है उनकी चर्चा करी। अब हम मृदा के बारे में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र मुख्य रूप से गंगा नदी प्रणाली की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मृदा की गहरी परत से जो है वो ढका हुआ है। और आप सभी जानते होंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, मृदाएं होती हैं, वो कितनी ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसीलिए जो गंगा यमुना का जो दोआब है, जो यूपी बिहार का जो क्षेत्र है, वो हाईली फर्टाइल क्षेत्र है। मतलब यहाँ कृषि की अपार संभावनाएं हैं। और वही आप बता रहे हैं कि यहाँ चावल, गेहूँ, गन्ना, बाजरा आदि फसलों का जो है वो वृहद स्तर पर जो है उत्पादन हो रहा है। तो अब अगला अगर भौतिक संसाधन देखा जाए मृदा के बाद, तो आप जल का उल्लेख करें। और देखिए यहाँ अगर आपको लगे कि सर प्रश्न का जो उत्तर है वो लंबा हो रहा है, तो आप देखिए पॉइंट मत घटाइएगा, आप चीज़ों को कम कर दीजिए कि जलोढ़ मृदा के तहत आप पॉइंट में दे दीजिए। यहाँ थोड़ा सा विस्तार हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो जो प्रीलिम्स पास किए होते हैं, जिनको मुख्य परीक्षा देना है, तो उनके लिए तो शार्ट करना आसान होगा, वो चीज़ों को समझ रहे होंगे। लेकिन मेरा प्रयास उन बच्चों के लिए कि जो अभी मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएस नामक जो चिड़िया है उसके बारे में यदि परिचय ले रहे होंगे, तो जो एक उसको लेकर के एक माहौल हाइप क्रिएट किया गया है, तो उसी को कम करने का प्रयास है। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल से बताया जाता है ताकि वो डरे नहीं, चीज़ों को समझें। और जब आप बहुत ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो संक्षेप में तो बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए इतना ही पढ़े रहेंगे, अगर आप 4 ही पॉइंट पढ़े रहेंगे, तो आप 10 पॉइंट में उसको कैसे लिखेंगे। लेकिन यदि आप 10 पॉइंट पढ़े रहेंगे तो 4, 5, 6 पॉइंट तक आप आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ आपको वही है कि थोड़ा सा हम आपको इनफ दें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो विश्वास मानिए कि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ थोड़ा सा हिला रहेगा, आप डरे रहेंगे। और डर में क्या होता है कि आपकी चीज़ें निकल के आ नहीं पाती। इसलिए जब तक आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आप 100% अपना दे नहीं पाएंगे। तो जल के तहत बताइए कि उत्तर प्रदेश में हिमालय एवं दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली कई नदियां जो हैं वो बहती हैं, जैसे गंगा एवं इसकी सहायक नदियां, जिसमें यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। इसी तरीके से अगर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें चंबल है, बेतवा है, केन है। तो ये सब है, मतलब जल संसाधन से भी जो है वो उत्तर प्रदेश समृद्ध है। आप देख रहे हैं कि कितनी नदियां जो हैं यहाँ प्रवाहमान हैं। फिर अगर वनों की आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 3 प्रकार के जो है प्रमुख वन उपलब्ध हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती हैं और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, जो राज्य के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भागों में फैले हुए हैं। तो आप जो है जो भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन थे, चाहे वो ऊर्जा को लेकर के, चाहे वो वन को लेकर के, चाहे मिट्टी को लेकर के, चाहे जल को लेकर के, चाहे खनिज संपदाओं को लेकर के, आपने पूरा प्रॉपर वे में उल्लेख किया। अब आपके प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि भौतिक संसाधनों के दोहन में चुनौतियां क्या हैं। भाई उत्तर प्रदेश में इतने सारे संसाधन हैं, फिर भी हम जो है अभी उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पिछड़े हुए हैं। तो इसका कारण क्या है कि मतलब इनका हम दोहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सबसे पहली चुनौती है वो है खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में
पूंजी निवेश की कमी, क्योंकि ये जो खनिज हैं वो बहुत गहरे हैं, दबे हुए हैं और व्यापक स्तर पे फैले हुए हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि 2 4 10 मीटर या 20 मीटर के दायरे में है और हम उसको खोदे खने और निकाल लिए। भाई ये बहुत गहराई में है और इसके लिए बहुत ज़्यादा वित्त की ज़रूरत होती है, तकनीकी की ज़रूरत होती है और श्रम की ज़रूरत होती है। और कहीं न कहीं जो हमारा प्रदेश है इस तीनों ही क्षेत्र में अभी पिछड़ा हुआ है। हालांकि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और वो दिन प्रतिदिन जो अपना एक बीमारू राज्य का जो टैग लगता था, जो उत्तर भारत के राज्य थे, तो वो मिटाने में बहुत हद तक सफल भी हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस दिशा में भी और बेहतरीन प्रयास दिखे। फिलहाल अभी जो समस्या है वो मैंने चर्चा करी कि भाई पूंजी की कमी है, योग्य जनशक्ति वही मतलब कुशल श्रम शक्ति का अभाव है और ठोस खनिजों को अन्वेषित करने के लिए जो है वो आधुनिक तकनीकी का भी अभाव है। तो आप इसकी चर्चा कर दिए। फिर क्लीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं के लिए अधिक भूमि, तकनीक एवं वित्त की जो है वो आवश्यकता होती, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ये जो क्लीन एनर्जी है भाई ये स्वच्छ ऊर्जा है बिल्कुल, और समय की ज़रूरत भी है कि हम इसको अपनाएं। लेकिन समस्या क्या है कि ये बहुत महंगी है। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा, भाई आप अगर सोलर पैनल ही लगाएंगे ठीक है, उत्तर प्रदेश को वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा जो है वो उपलब्ध तो है, लेकिन उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए सोलर पैनल की आवश्यकता होती है। वो सोलर पैनल जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और उनको स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है। और उत्तर प्रदेश में ज़मीन उतनी है नहीं भाई राजस्थान की तरह, क्योंकि यहाँ करीब करीब 25 करोड़ यहाँ की आबादी है। तो देख रहे हैं कि कितना मतलब 800 से ज़्यादा तो इसका जन घनत्व है जो राष्ट्रीय स्तर से बहुत दुगने से भी ज़्यादा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, मतलब भौतिक संसाधनों के दोहन के में जो चुनौतियां हैं। फिर उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है। देखिए इस मृदा अपरदन को लेकर के मैंने एक क्लास ही कराया है, पूरा मेरा वीडियो है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मृदा अपरदन की समस्याएं क्या क्या हैं और वो क्यों होते हैं और उसके निदान की भी चीज़ें मैंने उस प्रश्न में बताई हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि भाई यहाँ जो है आगरा मथुरा का क्षेत्र जो है वो वायु अपरदन से प्रभावित है, इटावा का क्षेत्र अवनलिका अपरदन से प्रभावित है, और जो तराई के जो जिले हैं वो वर्षा का जो जल है और फिर बाढ़ से जो नदियां आती हैं वहाँ से चीज़ें समस्याएं होती हैं। तो वही है कि एक गंभीर समस्या है कि हम रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से जो है मृदा की उर्वरता लगातार घट रही है। मतलब मृदा अपरदन तो वैसे भी है कि जो प्राकृतिक कारणों से हो रही है, जहाँ हमारा बहुत बस नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा अपने खेतों में जो है वो पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, जो रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे तत्काल में तो हमको जो है वो प्रोडक्शन हमारा बढ़ जा रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता की कीमत पे मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दीर्घकालिक परिणाम है, ये सतत विकास नहीं है। एक समय के बाद क्या होगा कि आपकी मिट्टी की गुणवत्ता गिरेगी, भूजल का स्तर गिरेगा, तो आप वहाँ कायदे से खेती नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जो क्षेत्र हैं वो अब इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यहाँ की सरकारें तो कह रही हैं कि अब आप चावल की खेती बंद करिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत होती है और पानी के ही माध्यम से बहुत ज़्यादा सिंचाई कर करके क्या है कि मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो खराब हो गई है। तो ये एक बड़ी समस्या है। फिर वृक्षों की जो है वो अवैध कटाई, अवैध खनन, अनियंत्रित पशुचारण आदि जो है वन संसाधनों के दोहन में जो है वो चुनौती बने हुए हैं। तो आपके प्रश्न का दूसरा जो पार्ट है चुनौती वाला, इस बिंदुओं के तहत आप समझ गए होंगे कि अगर हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या चुनौती है। और फिर एक छोटा सा निष्कर्ष दीजिए कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में भौतिक संसाधन जो है वो उपलब्ध हैं, बस समस्या इनके समुचित दोहन की है, जिसके लिए सरकार गंभीर है एवं इस दिशा में जो है वो आवश्यक कदम भी उठा रही है। और देखिए जो आपका निष्कर्ष हो वो बहुत हद तक सकारात्मक हो।
ऐसा नहीं हो कि किसी भी संस्था को आप इसमें टारगेट कर लीजिए। ठीक है, संस्था की सीमाएं हैं, सरकारों की भी सीमाएं हैं, लेकिन एक आशावादी दृष्टिकोण बना के रखिए, क्योंकि आपको उन्हीं संस्थाओं में काम करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हीं सरकार सिस्टम का हिस्सा होने जा रहे हैं, तो उनके प्रति आपके मन में एक पॉजिटिव भावना तो होनी चाहिए। अगर आप विरोध भी करिए तो शब्दों का जो चयन है वो बहुत संतुलित तरीके से करिएगा, नहीं तो जो शब्द चयन अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो वो कब अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और आपके लिए वो एक तरीके से किसी आपदा से फिर कम नहीं होंगे। तो इसका ध्यान रखना है। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इनसे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ क्या है, न केवल ये जो हम वीडियो करवा रहे हैं सारी चीज़ें आपको सबसे पहले यहीं देखने को मिलती हैं, फिर ये हमारे जो चैनल है यूट्यूब का, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लोग इसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारा भी एक हौसला बढ़ेगा। मुझे लगेगा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो हम और बेहतरीन प्रयास करेंगे। अगर हमारे किसी बैच से जुड़ना चाह रहे हैं या हमसे बात करना चाह रहे हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।